नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन में हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट किए थे। कौन सा? संप्रभुता यानी सोवरेनिटी हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे। ठीक है, आप सभी लोग उसके बारे में जानते भी होंगे। ठीक, जरा उसके आगे हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने संप्रभुता के बारे में देखा और संप्रभुता के लक्षण देखे। आज हम लोग देखने वाले हैं संप्रभुता के विविध रूप, यानी कि संप्रभुता के विविध रूप। हेडिंग डाल दीजिए, संप्रभुता के विविध रूप। संप्रभुता, संप्रभुता के विविध रूप। संप्रभुता के विविध रूप। संप्रभुता के कौन कौन से विविध रूप हैं? एक तो होती है औपचारिक संप्रभुता एवं वास्तविक संप्रभुता। नंबर एक, औपचारिक संप्रभुता एवं वास्तविक संप्रभुता। ठीक, दूसरी होती है हमारी कानूनी संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता। ठीक, अगली होती है हमारी राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता। लौकिक संप्रभुता, इस लौकिक संप्रभुता को हम लोकप्रिय संप्रभुता भी कहते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता। अगले रूप होता है हमारे संप्रभुता का विधि सम्मत संप्रभुता एवं तथ्य सम्मत संप्रभुता। ठीक, तो ये क्या होते हैं? संप्रभुता के विविध रूप होते हैं। कौन कौन से? तो मैंने आपको पहला रूप कौन सा बताया? औपचारिक संप्रभुता एवं वास्तविक संप्रभुता। अगला कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। अगला मैंने आपको बताया राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता या फिर लोकप्रिय संप्रभुता। अगला रूप मैंने आपको बताया विधि सम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता। विधि सम्मत संप्रभुता और साथियों तथ्य सम्मत संप्रभुता। ये क्या है? ये चारों रूप किसके हैं? तो ये तथ्य सम्मत, ये हमारे संप्रभुता के रूप हैं। ठीक, एक प्रश्न आपको इसमें से भी पूछ सकता है कि संप्रभुता का निम्नलिखित में से कौन सा रूप नहीं है। ठीक, क्या संप्रभुता कौन कौन से रूपों में विद्यमान है, ऐसे भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पिछले क्लास से भी आपको पूछना चाहिए था, जिसमें मैंने आपको संप्रभुता के लक्षण बताए थे। उसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, तो एक एक करके हम लोग देखते हुए चलेंगे। पहला डाल दीजिए आप लोग, कौन सा? औपचारिक संप्रभुता। पहला हम लोग डाल देंगे औपचारिक संप्रभुता। औपचारिक संप्रभुता। औपचारिक संप्रभुता। औपचारिक संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसमें सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता विद्यमान होती है। सुनते रहिएगा, औपचारिक संप्रभुता
वह संप्रभुता होती है जिसमें सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता निहित होती है, जिसमें सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता निहित होती है। समझ पा रहे मेरी बात? लेकिन औपचारिक संप्रभु जो होता है, लेकिन जो औपचारिक संप्रभु होता है वह उस सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो संविधान होता है, संविधान उसको विवेक का अधिकार नहीं देता। संविधान उसको विवेक का अधिकार नहीं देता। जैसे भारत में है, भारत में सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण जो सत्ता है वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो औपचारिक प्रधान है भारत के। तो सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता उनमें निहित है, राष्ट्रपति में, लेकिन वह उसका जो है प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भारत जो है, भारत के जो प्रमुख हैं, जो कार्यपालिका के जो प्रमुख हैं, वो राष्ट्रपति कैसे प्रमुख है? तो औपचारिक प्रमुख है। और औपचारिक प्रमुख संप्रभु या फिर जो औपचारिक प्रमुख होता है वह सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाता उस सत्ता का। क्यों? क्योंकि संविधान उसे विवेक का अधिकार नहीं देता। वह किसकी मर्जी पर काम करता है औपचारिक संप्रभु? तो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ब्रिटेन में सम्राट और भारत में राष्ट्रपति। दोबारा सुनिए, औपचारिक संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसमें सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता निहित होती है, लेकिन औपचारिक संप्रभु उस सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि संविधान उसको विवेक का अधिकार नहीं देता। संविधान उसको ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम कर दे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति को जो काम करने हैं वो किसकी मर्जी से काम करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। और सीधा सीधा व्यवहारिक रूप में बात करी जाए तो मंत्री परिषद का मतलब है प्रधानमंत्री, सीधे सीधा मतलब ये निकलता है हमारा। तो उसका प्रयोग नहीं करता औपचारिक संप्रभु। प्रयोग कौन करता है? तो वास्तविक संप्रभु उसका प्रयोग करता है। चलिए लिखने का स्टार्ट कीजिए। औपचारिक संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसमें सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता औपचारिक प्रमुख, औपचारिक संप्रभु, औपचारिक संप्रभु में निहित होती है, लेकिन औपचारिक संप्रभु उसका प्रयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि संविधान उसको विवेक का अधिकार प्रदान नहीं करता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति
और ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन या इसे इंग्लैंड भी बोल देंगे हम लोग, या इंग्लैंड का सम्राट, इसके उदाहरण हैं। इसके उदाहरण हैं। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी होगी कि औपचारिक संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसमें सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता औपचारिक संप्रभु निहित होती है, लेकिन औपचारिक संप्रभु उसका प्रयोग नहीं कर पाता क्योंकि संविधान उसको विवेक का अधिकार प्रदान नहीं करता। जैसे भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट या इंग्लैंड के सम्राट इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अगला डालिए। इसे हम बोलते हैं वास्तविक संप्रभुता। इसे रफ कर लीजिए, इसको कर लीजिए, उसमें आ जाएगा ऊपर। साथियों ये चैप्टर भी बढ़िया है क्योंकि इस चैप्टर से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। हेडिंग डालिए वास्तविक संप्रभुता। वास्तविक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता। तो वास्तविक संप्रभुता क्या होती है? वास्तविक संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसमें संपूर्ण सत्ता किसमें निहित होती है? संपूर्ण सत्ता वास्तविक संप्रभु में निहित होती है। वास्तविक संप्रभु कौन होता है? वास्तविक संप्रभु प्रधानमंत्री होता है। समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तविक संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जो जिसमें व्यवहारिक रूप से संपूर्ण सत्ता किसमें निहित होती है? संपूर्ण सत्ता वास्तविक प्रमुख में निहित होती है। वास्तविक प्रमुख में निहित होती है और वास्तविक प्रमुख उस सत्ता का प्रयोग करता है, उस सत्ता का प्रयोग करता है, लेकिन औपचारिक प्रमुख की नाम से करता है, लेकिन औपचारिक प्रमुख के नाम से करता है। जैसे हमने देखा होगा कि जितने भी हमारे भारत सरकार में काम होते हैं या मंत्रिपरिषद में जितने भी काम होते हैं, हमारे सब राष्ट्रपति के नाम से कार्य होते हैं। प्रधानमंत्री हमारे वास्तविक प्रमुख हैं कार्यपालिका के, वे काम जो करते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से कार्य होते हैं। हालांकि व्यवहारिक रूप से संपूर्ण शक्ति का वो प्रयोग करते हैं कार्यपालिका की, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य किए जाते हैं। इसमें भी लिखने का प्रयास कीजिए। वास्तविक संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसमें जिसमें व्यवहारिक रूप से संपूर्ण सत्ता, जिसमें व्यवहारिक रूप से संपूर्ण सत्ता वास्तविक संप्रभु, प्रमुख नहीं, यहां पर लिखें संप्रभु, वास्तविक संप्रभु के हाथों में होती है, के हाथों में संपूर्ण सत्ता वास्तविक संप्रभु के हाथों में होती है। वह इसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग करता है,
प्रयोग करता है। वास्तविक संप्रभु वास्तविक संप्रभु इस सत्ता का प्रयोग औपचारिक संप्रभु के नाम से करता है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री, जैसे भारत का प्रधानमंत्री एवं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, इसका उदाहरण है। तो वास्तविक संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसमें व्यवहारिक रूप से संपूर्ण सत्ता किसमें निहित होती है? वास्तविक प्रमुख के हाथों में होती है या फिर उसमें निहित होती है। वह इसका व्यावहारिक रूप से प्रयोग करता है, लेकिन वास्तविक संप्रभु इस सत्ता का प्रयोग औपचारिक संप्रभु के नाम से करता है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री एवं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसका क्या है? उदाहरण है। और यही बात साथियों हमारे भारत का संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 77 क्या कहता है कि कार्यपालिका में जितने भी कार्य होंगे वो सब किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, तो दोनों संप्रभुताओं में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वास्तविक संप्रभुता और औपचारिक संप्रभुता। ठीक है, औपचारिक संप्रभुता में मैंने आपको क्या बताया? औपचारिक संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसमें सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता निहित होती है, लेकिन औपचारिक संप्रभु इस सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि औपचारिक संप्रभु को संविधान विवेक का अधिकार प्रदान नहीं करता। जैसे मैंने आपको इसके उदाहरण कौन कौन से बताए, जैसे भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में या फिर इंग्लैंड में कौन उसका जो सम्राट है वो। वहीं वास्तविक संप्रभुता मैंने आपको बताया, वास्तविक संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसमें व्यवहारिक रूप से संपूर्ण सत्ता किसमें निहित होती है? तो वास्तविक संप्रभु के हाथों में निहित होती है। वह इसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग करता है, लेकिन वह इसका प्रयोग सत्ता का प्रयोग जो करता है वो औपचारिक संप्रभु के नाम से करता है। जैसे मैंने इसका उदाहरण भारत का प्रधानमंत्री और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसके उदाहरण हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा? कानूनी संप्रभुता या फिर राजनीतिक संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता टॉपिक अपना डाल दीजिए। इसे हम लोग रफ करेंगे, उसके बाद हम लोग डालेंगे। चलिए, अभी हमारी 2 क्लास और होंगी इसी संप्रभुता चैप्टर में। चलिए डालिए कानूनी संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता।
कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर स्पष्ट करने वाले जो कौन थे, तो इनमें अंतर स्पष्ट जो किया वो किसने किया, तो डायसी ने किया। इन दोनों में यानी कि राजनीतिक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता में अंतर जो किया, अंतर जो किसने किया, तो डायसी ने किया। किसने किया, डायसी ने इसमें अंतर स्पष्ट किया है। यदि इसके समर्थन की बात करी जाए, इसमें समर्थन किसने किया डायसी का, तो लॉस्की ने किया। किसने, लॉस्की भाई साहब। ये दोनों कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के। प्रोफेसर डायसी, आपने नाम सुना होगा, अधिकारों की जब परिभाषा अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने स्पष्ट किया, तो डायसी ने किया। इसका समर्थन किसने किया, लॉस्की ने किया। ठीक है, लॉस्की ने ही कानूनी संप्रभुता की सर्वप्रथम परिभाषा बताई। लॉस्की ने कानूनी संप्रभुता की परिभाषा देते हुए क्या कहा, लॉस्की कहते हैं, क्या कहते हैं कि कानूनी संप्रभुता ऐसी संस्था में निहित होती है, यानी कि कानूनी संप्रभुता ऐसी संस्था को कहते हैं, ऐसी संस्था को कहते हैं जो सदा सक्रिय रहकर कानून का निर्माण करती है, जो सदा सक्रिय रहकर कानून का निर्माण करती है और उस कानून का पालन भी करवाती है, उस कानून का पालन भी करवाती है। कानूनी संप्रभुता तभी तक मान्य है जब तक न्यायालय उसको मान्यता देती है। जैसे ही न्यायालय उसकी मान्यता को रद्द करता है, वह कानूनी संप्रभु नहीं रह जाता है, वह कानूनी संप्रभु नहीं रह जाता। दोबारा सुनिए, कानूनी संप्रभुता ऐसी संस्था को कहते हैं, कानूनी संप्रभुता या संप्रभु ऐसी संस्था को कहते हैं जो सदा सक्रिय रहकर कानून का निर्माण करती है, जो सदा सक्रिय रहकर किसका निर्माण करती है, तो कानून का निर्माण करती है और उस कानून का पालन भी करवाती है। कानूनी संप्रभुता जब तक मान्य है जब तक कि न्यायालय उसको मान्यता देता है। जैसे ही न्यायालय उसकी मान्यता को रद्द करता है, वह कानूनी संप्रभु नहीं रह जाता है, वह कानूनी संप्रभु नहीं रह जाता। इसके उदाहरण हैं, कौन कौन है, जैसे भारत में संसद सहित राष्ट्रपति और ब्रिटेन में संसद सहित सम्राट, इसके क्या हैं, कानूनी संप्रभुता के उदाहरण हैं। चलिए इसे जरा लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, डायसी ने कानूनी संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा, क्या कहा, कानूनी संप्रभुता या संप्रभु कानूनी संप्रभुता या संप्रभु ऐसी संस्था को कहते हैं, ऐसी संस्था को कहते हैं जो सदा सक्रिय रहकर कानून का निर्माण करती है और उसका पालन भी करवाती है, और उसका पालन भी करवाती है।
कानूनी संप्रभुता तभी तक मान्य है, कानूनी संप्रभुता तभी तक मान्य है जब तक कि न्यायालय उसको मान्यता देता है। जैसे ही न्यायालय उसकी मान्यता को रद्द करता है, वह संप्रभु नहीं रह जाता। जैसे भारत में संसद सहित राष्ट्रपति एवं ब्रिटेन में संसद सहित सम्राट इसके उदाहरण हैं। इसके उदाहरण है। तो डायसी ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि कानूनी संप्रभुता ऐसी संस्था को कहते हैं जो सदा सक्रिय रहकर कानून का निर्माण करती है और उसका पालन भी करवाती है। कानूनी संप्रभुता जब तक ही मान्य होती है जब तक कि उसको न्यायालय मान्यता देता है। जैसे ही न्यायालय उसकी मान्यता को रद्द करता है वह कानूनी संप्रभु नहीं रह जाता। इसके उदाहरण कौन कौन माने जाते हैं? तो इसका उदाहरण कौन कौन माने जाते हैं? जैसे भारत में संसद सहित राष्ट्रपति और ब्रिटेन में संसद सहित सम्राट, इसके क्या माने जाते हैं? उदाहरण माने जाते हैं। इतनी आप लोग इसे क्या करेंगे, हम लोग उतार लेंगे। जरा इसे लिखें। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजनीतिक संप्रभुता। यहाँ पर लिखेंगे, कुछ यहाँ लिखेंगे, राजनीतिक संप्रभुता भी आ जाएगी। टॉपिक डालिए राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, पॉलिटिकल सोवरेनिटी। राजनीतिक संप्रभुता का जन्म कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जब हुई, कब हुई इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो 1688 ईस्वी में जब इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई। तो गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में राजनीतिक संप्रभुता का उदय हुआ, वह अस्तित्व में आई। कौन? राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता जो होती है वो जनप्रतिनिधि, निर्वाचक मंडल और विभिन्न प्रकार के जुलूसों में पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जुलूसों में पाई जाती है। राजनीतिक संप्रभुता को परिभाषित करते हुए डायसी क्या कहते हैं? डायसी ने लिखा कि वकीलों द्वारा मान्य कानूनी संप्रभुता। क्या लिखा? डायसी द्वारा लिखा गया कानूनी संप्रभुता के बारे में कि वकीलों द्वारा मान्य कानूनी संप्रभुता के पीछे, ये कौन कह रहे हैं? ये डायसी कह रहे हैं। किसके बारे में? राजनीतिक संप्रभुता के बारे में। तो वकीलों द्वारा मान्य कानूनी संप्रभुता के पीछे
सर्वोच्च सत्ताधारी, सर्वोच्च सत्ताधारी संप्रभुता होती है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता भी अपना सिर झुकाती है, जिसके सामने कानूनी संप्रभुता भी अपना सिर झुकाती है। दोबारा सुनिए कि वकीलों द्वारा मान्य कानूनी संप्रभुता के पीछे एक ऐसी सर्वोच्च सत्ताधारी संप्रभुता होती है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता भी सर झुकाती है। राजनीतिक संप्रभुता में जो राजनीतिक संप्रभुता होती है वो किसमें होती है? जनप्रतिनिधियों में होती है। जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? जनप्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं, कानूनों में संशोधन करते हैं और कानूनों को समाप्त भी करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिखने का प्रयास कीजिए। राजनीतिक संप्रभुता में, राजनीतिक संप्रभुता लिखिए। राजनीतिक संप्रभुता इंग्लैंड में, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी, 1688 ईस्वी के पश्चात अस्तित्व में आई, अस्तित्व में आई। तो ये कब अस्तित्व में आई? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी में। उसके उपरांत ही क्या आई? अस्तित्व में आई। राजनीतिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता जनप्रतिनिधियों, निर्वाचक मंडलों, निर्वाचक मंडल और विभिन्न प्रकार के जुलूसों में पाई जाती है, में पाई जाती है। राजनीतिक संप्रभुता की परिभाषा देते हुए यहाँ लिखने का प्रयास करें। राजनीतिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता की परिभाषा देते हुए डायसी ने कहा, डायसी ने कहा, क्या कहा? कि वकीलों द्वारा मान्य कानूनी संप्रभुता के पीछे, लिखिए, वकीलों द्वारा मान्य कानूनी संप्रभुता के पीछे, कानूनी संप्रभुता के पीछे एक ऐसी सर्वोच्च सत्ताधारी, एक ऐसी सर्वोच्च सत्ताधारी संप्रभुता होती है, संप्रभुता होती है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता अपना सिर झुकाती है,
सिर झुकाती है। तो ये किसने कहा? ये राजनीतिक संप्रभुता की परिभाषा करते हुए डायसी ने कहा कि वकीलों द्वारा मान्य कानूनी संप्रभुता के पीछे एक ऐसी सर्वोच्च सत्ताधारी संप्रभुता होती है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता अपना सिर झुकाती है। ये किसने कहा? तो डायसी ने कहा। आगे लिखिए, राजनीतिक संप्रभुता में राजनीतिक संप्रभुता में जनप्रतिनिधि या फिर संसद कानून का निर्माण करते हैं और कानून का निर्माण करते हैं, कानून संशोधित करते हैं एवं कानूनों को रद्द करते हैं, एवं कानूनों क्या करते हैं? रद्द करते हैं। तो राजनीतिक संप्रभुता में जनप्रतिनिधि या जो संसद होती है वो कानून का निर्माण करती है, कानूनों को संशोधित करती है एवं कानूनों को रद्द करती है। ये किसने कहा? तो ये हमारे डायसी ने कहा। एक है हमारे कौन? एक है गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य में पाए जाने वाले समस्त प्रभावों का योग है। तो गिलक्राइस्ट का कथन है, गिलक्राइस्ट का कथन है। यहाँ लिख लीजिए, हम यहाँ लिख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ लिख लीजिए गिलक्राइस्ट का कथन है। तो गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य में पाए जाने वाले समस्त प्रभावों का योग है। राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य में पाए जाने वाले, राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य में पाए जाने वाले समस्त प्रभावों का योग है। क्या है? योग है। ये किसने कहा? तो गिलक्राइस्ट ने कहा कि राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य में पाए जाने वाले समस्त प्रभावों का योग है। कौन कहते हैं? तो हमारे गिलक्राइस्ट कहते हैं। अगली हमारी संप्रभुता कौन सी है? राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता। इसे रफ कीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए, अगली हेडिंग डालिए, राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता एवं कौन सी? लौकिक संप्रभुता। इसे हम लोकप्रिय संप्रभुता भी कहते हैं।
लोकप्रिय संप्रभुता हम इसको कहते हैं। तो राजनीतिक संप्रभुता या फिर लोकप्रिय या फिर लौकिक संप्रभुता, जो हमारी राजनीतिक संप्रभुता होती है इसके जनक कौन है? तो लॉक को इसका जनक कहा जाता है, जॉन लॉक। लिखिए, राजनीतिक संप्रभुता की जनक कौन है? तो जनक किसको कहा जाता है? लॉक को कहा जाता है, जॉन लॉक। मैंने आपको पढ़ाया है। अगला है लौकिक संप्रभुता के जनक कौन है? तो रूसो को कहा जाता है। लौकिक संप्रभुता के जनक किसको कहा जाता है? रूसो। लौकिक संप्रभुता किसको कहा जाता है? रूसो को कहा जाता। देखा जाए तो साथियों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यदि बात करी जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता और लौकिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता। कहाँ पर? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता और लौकिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही संप्रभुता किस में पाई जाती हैं? दोनों ही संप्रभुता हमारी जनता में पाई जाती हैं, यानी जनता में निहित होती हैं। लेकिन जैसे ही हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इन दोनों संप्रभुताओं में हम अंतर देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो राजनीतिक संप्रभुता होती है वो हमारी किस में पाई जाती है? जनप्रतिनिधि में पाई जाती है, जनप्रतिनिधियों में। और लौकिक संप्रभुता जो होती है वो हमारी जनता में पाई जाती है। किसमें? पब्लिक, जो जनता होती है हमारी, उसमें पाई जाती है। दोबारा सुनिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करी जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लौकिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही संप्रभुता किसमें पाई जाती हैं? जनता में निहित होती हैं या जनता में पाई जाती हैं। जैसे ही हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता जनप्रतिनिधियों में पाई जाती है और जो लौकिक संप्रभुता होती है हमारी, लौकिक संप्रभुता जनता में पाई जाती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक? जरा इसे लिखें। लिखने का प्रयास करें। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता दोनों में कोई अंतर नहीं होता, अंतर नहीं पाया जाता है, क्योंकि दोनों ही जनता में निहित होती है। दोनों ही किस में निहित होती है? जनता में निहित होती हैं। वहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, राजनीतिक संप्रभुता एवं लौकिक संप्रभुता दोनों में अंतर पाया जाता है।
दोनों में अंतर पाया जाता है। इसमें राजनीतिक संप्रभुता जनप्रतिनिधियों में एवं लौकिक संप्रभुता लौकिक संप्रभुता जनता में पाई जाती है। जनता में पाई जाती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला टॉपिक डालिए आप लोग, विधि सम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता। विधि सम्मत, इसे रफ ही कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। छोटा सा टॉपिक था ये, ठीक है। हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। हमें फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से क्या होता है कि दिमाग पर लोड पड़ जाता है और हमारी चीज़ें याद नहीं रह पाती कहीं ना कहीं। हमें पढ़ना उतना है जितना हमारे पेपर में आता है। समझ रहे होंगे मेरी बात आप। चलिए, टॉपिक कौन सा है हमारा? टॉपिक डालिए, विधि सम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता। विधि सम्मत संप्रभुता एवं तथ्य सम्मत संप्रभुता। तो विधि सम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता, ये जो विधि सम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता है, इन दोनों में अंतर करने वाले कौन थे? तो इन दोनों में अंतर जो स्पष्ट किया वो गार्नर ने अंतर स्पष्ट किया। यानी कि विधि सम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता में जो अंतर स्पष्ट किया, जो अंतर बताया, वो किसने बताया? तो गार्नर ने बताया। किसने बताया अंतर? गार्नर ने बताया। इसमें अंतर किसने नहीं माना? अंतर नहीं माना। तो विधि सम्मत और तथ्य सम्मत संप्रभुता में अंतर किसने माना? तो गार्नर ने माना। अंतर किसने नहीं माना? तो ऑस्टिन ने नहीं माना। कौन थे? ऑस्टिन। ऑस्टिन ने इसमें अंतर नहीं माना। किसने माना? तो गार्नर ने माना। क्या होती है विधि सम्मत संप्रभुता? लिखिए, विधि सम्मत संप्रभुता। विधि सम्मत संप्रभुता। विधि सम्मत संप्रभुता क्या होती है? देखिए, यह वह संप्रभुता होती है जिसे उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। यानी कि विधि सम्मत संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसे उस देश की, जिस देश में लागू है, उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। इसको क्या होती है? कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। और वह उस देश के संविधान के अनुसार शासन करता है। संविधान के अनुसार शासन करता है। वहाँ की जनता उसके आदेशों को स्वाभाविक रूप से पालन करता है, स्वाभाविक रूप से मानती है या फिर उसका पालन करती है, क्योंकि उसे उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। लिखें जरा इसे आप लोग, विधि सम्मत संप्रभुता। लिखिए, विधि सम्मत संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसे
उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और वह उस देश के, लिखिए, कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और वह उस देश के संविधान के अनुसार शासन करती है। वहाँ की जनता उसके आदेशों को वहाँ की जनता यानी कि उस देश की जनता उसके आदेशों को स्वाभाविक रूप से मानती है। उस देश की जनता उसके आदेशों को स्वाभाविक रूप से मानती है क्योंकि उसे उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। तो मैंने आपको बताया विधि सम्मत संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसे उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। क्या होती है? कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। वह उस देश के संविधान के अनुसार शासन करता है या शासन करती है। इसके आदेशों को उस देश के सभी जो नागरिक हैं, सभी जो जनता है, उसके आदेशों को स्वाभाविक रूप से मानती है क्योंकि उसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। कोई भारी नहीं है। विधि सम्मत संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। जिसे क्या होती है? कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और वह उस देश के संविधान के अनुसार शासन करती है। वह उस देश के संविधान के अनुसार शासन करती है। उसके आदेशों को सभी जनता या सभी जो नागरिक हैं उसके आदेशों को का पालन करते हैं या स्वाभाविक मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। समझ पा रहे मेरी बात? अगली है तथ्य सम्मत संप्रभुता। तथ्य सम्मत संप्रभुता। तथ्य सम्मत संप्रभुता। तथ्य सम्मत संप्रभुता। तथ्य सम्मत संप्रभुता क्या होती है? यह वह संप्रभुता होती है जो विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे होती है। क्या मतलब भैया? तथ्य सम्मत संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जो विधि सम्मत संप्रभुता जो मैंने आपको बताई यह इसके पीछे होती है। यानी कि विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे कौन सी संप्रभुता होती है? तो तथ्य सम्मत संप्रभुता विद्यमान होती है। यह दिखाई नहीं देती है। ये क्या देती है? यह दिखाई नहीं देती। यह युद्ध और क्रांति के समय दिखाई देती है। ये कब कब दिखाई देती है? यह युद्ध और क्रांति के समय दिखाई देती है। कौन? तथ्य सम्मत संप्रभुता। जब विधि सम्मत संप्रभुता को हटाकर तथ्य सम्मत संप्रभुता उसका स्थान ले लेती है। कब? युद्ध के समय, युद्ध और क्रांति के समय यह तथ्य सम्मत संप्रभुता दिखाई देती है। इस समय क्या होता है? इस समय विधि सम्मत संप्रभुता का रूप कौन ले लेती है? तथ्य सम्मत संप्रभुता ले लेती है। लेकिन यह तब तक मान्य नहीं होती। लेकिन यह तथ्य सम्मत संप्रभुता तब तक मान्य नहीं होती जब तक कि स्वयं को विधि सम्मत संप्रभुता में ना बदल ले।
यानी कि यह जब तक मान्य नहीं होती तब तक कि ये क्या ना कर ले, विधि सम्मत संप्रभुता में अपने आप को ना बदल ले। जरा ऐसे लिखें, यह तथ्य सम्मत संप्रभुता, लिखिए तथ्य सम्मत संप्रभुता वह संप्रभुता होती है तथ्य सम्मत संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जो विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे होती है, जो विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे होती है। यह दिखाई नहीं देती है, यह दिखाई नहीं देती। यह युद्ध और क्रांति के समय दिखाई देती है। यह युद्ध और क्रांति के समय दिखाई देती है, जब विधि सम्मत संप्रभुता का रूप, जब विधि सम्मत संप्रभुता को हटाकर तथ्य सम्मत संप्रभुता उसका स्थान ले लेती है। जब क्या होता है, यानी कि युद्ध और क्रांति के समय क्या होता है, जब विधि सम्मत संप्रभुता को हटाकर तथ्य सम्मत संप्रभुता उसका रूप ले लेती है, उसका स्थान ले लेती है, उसका स्थान ले लेती है। तो उसका स्थान ले लेती है। युद्ध और क्रांति के समय विधि सम्मत संप्रभुता का स्थान कौन ले लेता है, तथ्य सम्मत संप्रभुता ले लेती है। लेकिन यह जब तक मान्य नहीं होती जब तक कि स्वयं को विधि सम्मत संप्रभुता में ना बदल ले। लिखिए, लेकिन यह जब तक मान्य नहीं होती तब तक, लेकिन यह तब तक मान्य नहीं होती जब तक कि स्वयं को विधि सम्मत संप्रभुता में ना बदल ले। लेकिन यह जब तक मान्य नहीं होती जब तक कि विधि सम्मत संप्रभुता में स्वयं को ना बदल ले। तो दोबारा समझने का प्रयास करें। तथ्य सम्मत संप्रभुता क्या होती है? तथ्य सम्मत संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जो विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे होती है। जो क्या होती है? विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे होती है। यह दिखाई नहीं देती। यह कब कब दिखाई देती है? यह युद्ध और क्रांति के समय दिखाई देती है। इस समय क्या होता है? जब विधि सम्मत संप्रभुता को हटाकर तथ्य सम्मत संप्रभुता उसका स्थान ले लेती है। लेकिन यह जब तक मान्य नहीं होती तब तक कि स्वयं को विधि सम्मत संप्रभुता में ना परिवर्तित कर ले या फिर विधि सम्मत संप्रभुता में स्वयं को ना बदल ले। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग, है ना? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट, इसके अगर उदाहरण की बात करी जाए, उदाहरण कौन कौन है इसके? जैसे भारत में
भारत में प्रधानमंत्री क्या है? भारत में प्रधानमंत्री विधि सम्मत संप्रभुता का उदाहरण है, तो जनता तथ्य सम्मत संप्रभुता का उदाहरण है। लिखिए, इसमें ही लिख लीजिए। भारत में, जैसे भारत में, जैसे भारत में प्रधानमंत्री, जैसे भारत में प्रधानमंत्री विधि सम्मत संप्रभुता का और जनता तथ्य सम्मत संप्रभुता का उदाहरण है। तथ्य सम्मत संप्रभुता का उदाहरण है। वहीं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री विधि सम्मत संप्रभुता का उदाहरण है, तो वहां की जो सेना है वह तथ्य सम्मत संप्रभुता का उदाहरण है। लिखिए, वहीं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री विधि सम्मत संप्रभुता का उदाहरण है और वहां की सेना तथ्य सम्मत संप्रभुता का उदाहरण है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम लोग देखेंगे संप्रभुता के प्रकार। संप्रभुता दो प्रकार की होती है, एक होती है एकलवादी संप्रभुता, एक होती है बहुलवादी संप्रभुता। एक कौन होती है? एकलवादी संप्रभुता होती है, एक होती है हमारी बहुलवादी संप्रभुता। ठीक भैया, कल हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए एफएम गूगल परिवार के साथ। नमस्कार, जय हिंद।